वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य गोले करिए। दोस्तों हम लोग उस समय प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं ये आपका चाहे टीजीटी एग्जाम हो चाहे पीजीटी हो या आपका अभी कल ही वैकेंसी आई है केवीएस की। ठीक है, तो केवीएस के लिए और आपका जो एनयूएस का एग्ज़ाम जिन्होंने फॉर्म फिल किया होगा नवोदय विद्यालय का उनका टीजीटी का एग्ज़ाम चल ही रहा है और पीजीटी की भी डेट आ गई है। और पीजीटी का जो एग्ज़ाम होना 15 दिसंबर को डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की नवोदय विद्यालय की। जितने भी एग्ज़ाम और नवोदय विद्यालय के साथ साथ कुछ लोग जो है राजस्थान ग्रेड सेकंड का भी फॉर्म फिल किए हुए हैं। इसमें ढेर सारी जो है वैकेंसीज जो है आपके सामने है। कुछ के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कुछ के फॉर्म आ गए हैं, कुछ के अभी आने वाले हैं, जैसे एलटी ग्रेड का भी वैकेंसी आने वाली है। तो इस समय जो आपकी प्रिपरेशन हो वो कई एग्ज़ाम के लिए फ़ायदे होगी। ठीक है, यदि आप अभी जो तैयारी कर रहे हैं तो कई आने वाले जितनी भी वैकेंसी हैं सभी में उसका जो है काफ़ी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, और हम इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम भी कर रहे हैं कि जितने भी एग्ज़ाम आपके हो रहे हैं या होने वाले हैं सभी एग्जाम में जो है इन सब क्वेश्चन को जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी क्रम में हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन। तो एक चीज़ और हम आपको बता दें, जो केबीएस की वैकेंसी आई है अभी तो उसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन सारी क्या सिलेबस होगा, क्योंकि देखिए पहले जो सिलेबस था इस बार सुनने में आ रहा है कि सिलेबस जो है चेंज होगा। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा 2-4 दिन और आप वेट कर लीजिए, जैसे ही ऑफिशियली आपका सिलेबस आएगा तो हम यहाँ पर डिटेल डिस्कस करेंगे क्या सिलेबस होगा और किस तरीके से पढ़ाई की जाए। ठीक है, तो चीज़ें हैं जैसा कि मैं ऑलरेडी इस समय केबीएस में ही पढ़ा रहा हूँ तो चीज़ें वहाँ पे भी अभी चर्चा में थी, कुछ न कुछ तो बातें चल ही जाती है, हालांकि हर चीज़ तो डिस्क्लोज होती नहीं। सारी चीज़ें जब ऑफिशियल आ जाएगी तभी हम उस चीज़ को आपको बताएंगे। लेकिन हाँ इतना है कि इस बार सुनने में आ रहा है कि शायद कुछ सिलेबस को चेंजेस शायद किया जाए। ठीक है, तो फिर हम लोग उसके बारे में प्लान करते हैं क्या। हाँ देखिए, जो पीजीटी सेक्शन है उसमें मैथमेटिक्स का जो है तो रहेगा ही, लेकिन जो टीजीटी हुआ करता था है ना केवीएस का, उसमें सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल नहीं होता था। ठीक है, इस बार सुनने में आ रहा था कि कुछ क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट की भी होंगे मैक्सिमम। ठीक है, होता रहता है टीजीटी मैथ टीजीटी साइंस, लेकिन सब चीज़ें कुछ और ही पूछी जाती थी केवीएस इसके पहले। ठीक है, तो देखिए इस बार क्या बदलाव होता है वो आने पे ही पता चलेगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं, और डेट भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं है, 5 दिसंबर से स्टार्ट है फॉर्म फिल करना। आई थिंक 25 और 26 तक उसकी जो है लास्ट डेट है। और केवीएस की खासियत ये होती है कि लगभग 3 से 4 महीने के अंदर उसका एग्ज़ाम करा लेता है, बहुत ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देता। ठीक है, तो खासकर बेसिक चीज़ें जो है आप बिल्कुल पढ़ना शुरू कर दीजिए, जैसे कि कहीं हिंदी आता है कुछ और इंग्लिश आता है 10-10 क्वेश्चन, और आपका ऐसे रीजनिंग होता है ना 10 या 20 क्वेश्चन। तो एनवीएस और केवीएस का लगभग सिलेबस कुछ सेम ही होते हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, तो अपने प्रिपरेशन को शुरू कर दीजिए और जम के मेहनत करिए। ठीक है, तो और जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारे एंड से उस चीज़ को हम लोग अपडेट करते रहते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, और इसके बारे में हम डिटेल एक वीडियो बनाएंगे जब सारी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली आ जाएगी, तब क्या सिलेबस होगा, क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी रिलेशन फंक्शन का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट आर एंड यस बी अ नॉन एम्पटी रिलेशन इन अ सेट ए। आर और यस क्या है, नॉन एम्पटी रिलेशन, इट मीन्स वो एम्पटी रिलेशन नहीं, कुछ न कुछ एलिमेंट जरूर है। ठीक है, अच्छा, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से पूछना कौन सा स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। ठीक, पहला स्टेटमेंट है इफ आर इज सिमेट्रिक देन आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स नॉट इक्वल टू 5, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव रिलेशन देन आर यूनियन एस इज ट्रांजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट आपका है थर्ड ऑप्शन नंबर सी है, इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक देन आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक, इफ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव देन आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें देखिए खास बात यह है कि जितने ऑप्शन है उस उतने अपने आप में क्वेश्चन है। ठीक है, जितने यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं वो अपने आप में एक नया क्वेश्चन है। तो इसमें केवल एक क्वेश्चन है, इसमें पता है ये क्वेश्चन ये बन रहा है, 2 3 4 5 क्वेश्चन एक क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको। और ये सब चीज़ की मैंने जो थ्योरी वाली क्लास में डिटेल इसका प्रूफ दिया है, फिलहाल हम आपको यहाँ पे भी हिंट करेंगे। जब पहले ऑप्शन की बात करें, कह रहा है कि आर सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देखिए जब रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक डेफिनेशन हमने बताया, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जब कोई रिलेशन जो है रिफ्लेक्सिव हो जाए, सिमेट्रिक हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो जब कोई भी रिलेशन आपका जो है सिमेट्रिक होता है उस केस में क्या होता है, आर इक्वल टू आर इनवर्स। ठीक है, तो ये सिमेट्री का डेफिनेशन है ना। तो अब यहाँ पे देखा जाए तो क्या है, आर इंटरसेक्शन जो है आर इनवर्स है। तो जब आर जो है आर इनवर्स इक्वल हो गया, इट मीन्स आर इंटरसेक्शन सपोज करो आर हो गया, किसकी इक्वल आएगा, वो तो आर के ही आएगा, है ना भाई।
वो जो है आपका किसके इक्वल आ जाएगा, आर के इक्वल आ जाएगा। यानी यहाँ से एक बात एक क्लियर हो जा रही है कि यो जो है जरूर कुछ न कुछ एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इतनी सी ऑब्वियस सी बात है, वो भी नॉट इक्वल टू 5 हो गई। ठीक है, ये बात को समझिएगा, नॉन इक्वल 5 का मतलब क्या है, यानी इम्पटी नहीं होगा, कुछ न कुछ जरूर आएगा। कब, जब आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स लेंगे। और क्या आएगा हम आपके सामने बता दिया भाई, जब रिलेशन आपका जो है सिमेट्रिक होगा उस केस में जो है आर किसकी इक्वल हो जाएगा, आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा। तो जब आर इंटरसेक्शन आर लेंगे तो पूरा पूरा आर आ जाएगा, तो कहाँ इम्पटी हुआ, नॉन इम्पटी तो हुआ ना। यही बात ये भी करें कि भाई जब आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स लेंगे और आर जब आपका सिमेट्रिक होगा उस केस में जो है क्या आएगा, नॉन इम्पटी आएगा। वही चीज यहाँ पे मैंने कहा पूरा पूरा आर आ रहा है, तो इन्होंने जो है बात को घुमा कर, जैसे कहते नहीं कि भाई एक कहानी थी बड़ी अच्छी कि भाई राजा साहब दिए थे किसी गांव में जो है हाथी पालने के लिए। ठीक है, तो ये कहा गया गांव वालों से कि कोई हमारे पास, वो हाथी की स्थिति ये थी वो काफी बीमार रहती थी। ठीक है, तो राजा ने ये कहा कि भाई इस हाथी की हमारे पास कोई ये न्यूज लेके गांव का कोई नहीं बंदा आएगा कि हाथी मर गई, हम ये सुनना नहीं चाहते थे। अब गांव वाले बड़े परेशान हुए, काफी सेवा की, भाई ऐसा स्थिति ही न बने कि हाथी मर जाए। काफी सेवा करने के बावजूद एक दिन ऐसी स्थिति है कि हाथी जो है मर गई। अब ये कहा था जो इस इंफॉर्मेशन को हमारे पास पहुंचाएगा, और ये भी शर्त रखा था राजा ने कि भाई पर डे इसकी सूचना हमें मिलनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट हमें पर डे मिलनी चाहिए कि उसकी स्थिति कैसी है। ठीक है, तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि भाई अब ये भी शर्त है कि रिपोर्ट भी करनी है, और एक भी दिन रिपोर्ट नहीं होगी तो भी फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो हुआ कि एक दिन हाथी निपट गई, है ना, इन द सेंस यानी वो खत्म हो गई। तो अब बात आई कि गांव में ये हुआ कि भाई कैसे कौन जाए बताने की जो है ये हाथी मर गई है। अब इसके लिए बड़ा सोच विचार होने लगा भाई। तो फिर एक बंदा था बुद्धिमान, वो बताया कि ठीक है हम जाके राजा साहब से बताएंगे कि जो है हाथी मर गई, लेकिन ये वर्ड नहीं यूज करना हाथी मर गई। तो बताता क्या है, कहता है पूछा पर डे की बात, भाई राजा पूछा बताया क्या हाथी का क्या हाल है। तो कहता है कि सर या राजा साहब ऐसा है कि जो हाथी है न तो खाती है न पीती है न उठती है न बैठती है, मतलब कुछ कोई मोमेंट उसमें हो नहीं रहा है। तो अब न खाती है न पीती न बैठती न जागती न सोती है, कुछ नहीं करती, इसका मतलब क्या हुआ। तो राजा ने कहा कि इसका मतलब मर गई, तो कहता मैं क्यों बोलूँ, अब वो बोलेगा तो उसको फांसी की सजा हो जाएगी, है ना। तो वही चीज है बात वही भाई, जब कुछ नहीं कर रही, न चलती है न खाती न पीती सोती, कुछ नहीं कर रही तो मीन्स मर गई है। कोई मूवमेंट नहीं हो रहा उसके बारे में तो मर गई है। अब यही बात के सही राजा ने कहा था कि भाई इस वर्ड को आपको नहीं यूज करना, ये कोई हमसे ये नहीं कहेगा कि हाथी मर गई है। तो बात वही है, कहने का मतलब भाई ये कह रहे हैं कि आर इंटरसेक्शन आर इनवर्स जो है क्या होगा, नॉट इक्वल टू 5, यानी इम्पटी नहीं होगा, नॉन इम्पटी होगा, यानी कुछ न कुछ कोई न कोई एलिमेंट आएगा, क्या आएगा, डजंट मैटर। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब आर सिमेट्रिक होगा इट मीन आर इक्वल टू आर इनवर्स हो जाएगा उस केस में, है ना। भाई सिमेट्री का मतलब क्या था आपको याद होगा, अब चीज़ों को मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि इसीलिए थ्योरी क्लास को मैं बहुत अच्छे पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। मैंने पहले थ्योरी क्लास हो जाए उसके बाद जो है हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए जो सिमेट्रिक जो डेफिनेशन थी क्या था, लेट एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर। जब एक्स कामा वाई कोई ऑर्डर पे आर में बिलोंग कर रहा है, उस केस में वाई कामा एक्स भी किसमें करना चाहिए, आर में करना चाहिए। फॉर ऑल एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू द गिवन सेट, यही तो डेफिनेशन थी सिमेट्रिक की। तो इट मींस इस केस में क्या है, आर है एक्स कामा वाई, तो वाई कामा एक्स क्या आर इनवर्स हुआ। इट मींस जब भी रिलेशन आपका सिमेट्रिक हो उस केस में आर किसके इक्वल हो जाएगा, आर इनवर्स इक्वल हो जाएगा। तो जब यानी आर इनवर्स के प्लेस में हमने आर ले लिया, तो आर इंटरसेक्शन आर निकालेंगे, यानी कोई भी सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालेंगे वही तो होगा, यानी आर ही होगा। ठीक है, तो आर होगा तो यानी कुछ न कुछ एलिमेंट तो रहेंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा है कि ना यानी नॉट इक्वल टू 5, यानी इम्पटी नहीं। ठीक है, चलिए, तो यानी पहली बात जो पहला स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू है। ठीक, अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट पे। कह रहा है इफ आर एंड यस आर ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, आर और यस क्या है, ट्रांसिटिव रिलेशन है। उस केस में हमें बताना है कि आर यूनियन यस भी क्या होगा, इसके बारे में जो है हमें डिस्कशन करना है कि जब आर यूनियन एस क्या होगा, उस केस में जब आर और यस क्या है आपका ट्रांसिटिव रिलेशन है। ये बड़ा अच्छा स्टेटमेंट, इसमें लोग काफी गलतियां भी करते हैं। देखिए जब भी ये वाला स्टेटमेंट, इसके लिए बहुत रेडी रहिएगा, यानी इसको याद रखिएगा माइंड में, हालांकि इसका मैंने प्रूफ भी दिया है। यही है, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि देखिए जब आर और यस जो है ट्रांसिटिव होता उस केस में उसका यूनियन ट्रांसिटिव नहीं होता। इसको माइंड में सेट कर लिए एज अ रिजल्ट।
इसका मैंने प्रूफ भी दिया, ठीक है। इसका इंटरसेक्शन तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, इसका इंटरसेक्शन तो ट्रांजिटिव होगा। देखिए इसी क्वेश्चन में कम से कम मैं 5 to 7 क्वेश्चन बताऊंगा, और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, चाहे टीजीटी में पूछा गया, चाहे पीजीटी, केवीएस, इनवेस, कहीं न कहीं एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। तो अब हमने क्या बताया कि जब आपका आर और एस दोनों रिलेशन क्या होंगे, ट्रांजिटिव होंगे, उस केस में आर इंटरसेक्शन एस ट्रांजिटिव तो होगा, लेकिन उसका यूनियन कभी ट्रांजिटिव नहीं होता। नीड नॉट भी, कभी हो भी सकता है, इसीलिए मे नॉट बी यूज करते हैं, नीड नॉट, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक। तो जैसे कि मालूम मैथमेटिक्स में क्या होता है, एक भी चीज के लिए फेल करता है तो रिजल्ट हम लोग बोलते हैं सबके लिए फेल करता है ना। यानी वही चीज कहा गया कि जब आपका इफ आर एंड एस आर ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन, उस केस में यानी आर इंटरसेक्शन यस क्या होगा, वो भी क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। लेकिन ये जो है ये जरूरी नहीं उसका यूनियन भी क्या हो जाए, ट्रांजिटिव, ये बात जरूरी नहीं, ठीक है। तो वही कर रहा है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, यही स्टेटमेंट जो है क्या हो जाएगा, फॉल्स है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लेकिन अभी हम ऑप्शन सी और डी को भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। सी में क्या कर रहा है, इफ आर एंड एस आर सिमेट्रिक देन आर यूनियन एस इज सिमेट्रिक। ये बिल्कुल सही है, जब कोई रिलेशन में आर और एस दोनों क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, तो उसके यूनियन भी क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। चलिए ये भी सही है। अब तीसरा डी ऑप्शन क्या है, इफ आर एंड एस आर रिफ्लेक्सिव देन आर यूनियन एस इज रिफ्लेक्सिव, यानी जब आर और एस रिफ्लेक्सिव होगा तो उसके यूनियन भी क्या होंगे, रिफ्लेक्सिव होते हैं, ये भी ट्रू। एक क्वेश्चन और इसमें पूछता है कि आर और एस, ठीक है, आर कोई रिलेशन और एस भी कोई इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कंडीशन दिया हुआ है ना, ये गिवन है क्वेश्चन में कि इफ आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन देन व्हाट अबाउट देयर यूनियन या देयर इंटरसेक्शन। तो मैं आपको बता दूं, अब आपको खुद ही पता चल गया इसका जवाब क्या है, यानी आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन का मतलब होता है यानी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा, ट्रांजिटिव रहा होगा, है ना। तो यदि हम बात करें इंटरसेक्शन में, तो अभी हमने सारे केस डिस्कस किया कि जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस इट मींस रिफ्लेक्सिव रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा, ट्रांजिटिव रहा होगा। तो मैं आपसे ये पूछ लूं कि जो आर यूनियन एस क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं। देखिए इस नए क्वेश्चन को, मेरा क्वेश्चन ये है कि गिवन है कि आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन, क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये रिलेशन जो है यानी आर यूनियन एस की बात कर लेते हैं, आर यूनियन एस क्या इक्विवेलेंस रिलेशन होगा कि नहीं, तो आपका जवाब होना चाहिए नो। क्यों, कौन सा रिजल्ट फेल करेगा, फेल वो रिजल्ट करेगा, अभी अभी आपके सामने है, जब आर और एस इक्विवेलेंस हो गए उस केस में पहले चेक करने कहाँ से स्टार्ट करें, रिफ्लेक्सिव से। भाई जब आर और एस इक्विवेलेंस है तो हमने बताया कि रिफ्लेक्सिव रहा होगा, सिमेट्रिक रहा होगा, ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट में आते हैं, पहले रिफ्लेक्सिविटी की बात करते हैं। तो रिफ्लेक्सिविटी तो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ट्रू है, अभी हमने डिस्कस किया है कि जब आर और एस रिफ्लेक्सिव होगा तो उसका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होगा, यानी रिफ्लेक्सिव के केस में ये बात सही है, ठीक। अब आते हैं सिमेट्रिक के केस में, जब आर और एस सिमेट्रिक होगा तो उसका यूनियन भी सिमेट्रिक होगा, ये भी बात सही है, ठीक है, सिमेट्रिक भी हो जाएगा, आर यूनियन एस जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। तीसरा जो प्रॉपर्टी है क्या, ट्रांजिटिव होगा। अभी अभी हमने बताया कि जब आर और एस ट्रांजिटिव हो तो उसके यूनियन जो है जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे यही रिजल्ट फेल करता है ना, आर यूनियन एस इज नॉट या नीड नॉट बी ट्रांजिटिव, need not be transitive, ठीक है, यानी आर यूनियन जो है जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव। जब यही रिजल्ट एक भी फेल कर देगा तो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इक्विवेलेंस को फेल करने वाला यही प्रॉपर्टी है कि यानी जो आर और एस जो है इसका यूनियन जो है ट्रांजिटिव नहीं होता। जब ट्रांजिटिव एक भी प्रॉपर्टी फेल गई तो इक्विवेलेंस नहीं होता। इट मींस यहाँ से एक रिजल्ट ये मिल गया, जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है उस केस में आर यूनियन एस इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा या नीड ना, ठीक है। अच्छा दूसरा क्वेश्चन एक और देखिए, अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है कि जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है तो क्या आर इंटरसेक्शन एस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, इसका जवाब होगा यस होगा। कैसे, अब देखिए इसमें जो है जब आर एंड एस इक्विवेलेंस है तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा।
तो जब रिफ्लेक्सिव की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव में आर और एस रिफ्लेक्सिव है तो उसका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव होता है, उसका इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होता है। माइंड में सेट कर लीजिए या लिख लीजिए। दूसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है उसका यूनियन भी रिफ्लेक्सिव हो सिमेट्रिक होगा और उसका इंटरसेक्शन भी सिमेट्रिक होगा। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है कि जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन है या जब आर और एस आपका ट्रांजिटिव रिलेशन है उसका यूनियन जरूरी नहीं कि ट्रांजिटिव हो, लेकिन उसका इंटरसेक्शन ऑलवेज ट्रांजिटिव हो। ठीक है, यानी यहां से ये बात निकल के आई कि जब आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन होगा उस केस में उसका जो इंटरसेक्शन होगा यानी आर इंटरसेक्शन एस वो भी हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, लेकिन उसका यूनियन आर यूनियन एस जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसको फेल करने वाला यही प्रॉपर्टी है, उसका ट्रांजिटिव यानी दो रिलेशन आर और एस ट्रांजिटिव है लेकिन उसका यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होता, यही रिजल्ट फेल कर जाता है। इसीलिए आर यूनियन एस जो है इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता, जबकि आर और एस इक्विवेलेंस रिलेशन दिया होता है। ठीक है, उसका इंटरसेक्शन तो इक्विवेलेंस होगा लेकिन यूनियन जो है इक्विवेलेंस नहीं होता। काफी लोग गलतियां करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन से लगभग मैंने 5 से 7 क्वेश्चन मैंने जो है बताया और सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर देन द मैप इज डिफाइंड फ्रॉम f इज मैप फ्रॉम z टू z क्रॉस z डिफाइंड बाय fx इक्वल्स टू x माइनस 1 1 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। इज ऑप्शन है आपका 1 1 ऑन 2 और आपका 1 1 दो बार मैंने लिख दिया 1 1 इनटू। ठीक है, 1 1 इनटू और ऑप्शन सी है मेनी 1 इनटू और ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। यानी सिंपल इस फंक्शन को चेक करना है कि 1 1 ऑन 2 है या 1 1 ऑन 2 दोनों है या मेनी 1 इनटू है या 1 1 ऑन 2। ठीक है, तो सिंपल सा इसका तरीका है। हालांकि इस टाइप क्वेश्चन को मैंने कई तरीके बताए हैं, ग्राफिकल अप्रोच और थियोरेटिकल अप्रोच और शॉर्ट ट्रिक, कई हमने तरीके बताए और इंक्रीजिंग मेथड्स भी हमने बताया डिक्रीजिंग। हालांकि वहाँ पे कोई फंक्शन होता है तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है एज ऑर्डर्ड पेयर टाइप का है ना। इसका करने का तरीका यही है कि हम लोग जैसे जो 1 1 की जो डेफिनेशन है फॉर 1 1 की उसी डेफिनेशन को यूज करके इसको करेंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होता है, मान लेते हैं इस डोमेन को कोई दो एलिमेंट है x1 x2। ठीक है, बिलोंग टू द सेट ऑफ z। तो देन f ऑफ x1 इक्वल्स टू f ऑफ x2 लेके चलते हैं। ठीक है, और क्या दिखा दे कि x1 इक्वल्स टू x2 हो, तभी तो यही तो डेफिनेशन होती है 1 1 की, है ना। एफ ऑफ x1 जहाँ पे x है वहाँ पे x1 रखेंगे यानी x1 माइनस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x2 माइनस 1 और दिस इम्प्लाइज दैट आपको क्या मिल जाएगा x1 इक्वल्स टू x2। इट मीन्स ये जो मैप है f वो क्या हो जाएगा f इज 1 1। ठीक है, f क्या हो जाएगा मैप 1। अब रही बात ऑन टू, तो ऑन टू मैंने डेफिनेशन आपको बताया था। हर चीज़ें देखिए बिल्कुल डेफिनेशन आपका क्लियर होना चाहिए। थ्योरी क्वेश्चन आपका क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी घुमा फिरा के पूछे आप उसको कर ले जाएंगे। ठीक है, ये आपका डोमेन का एलिमेंट है या आपका कोडोमेन का एलिमेंट है। तो ऑनटू हम लोग प्रूफ कैसे करते थे, आपको याद होगा ऑनटू की जो डेफिनेशन ये है कि जितने भी, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कई डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं ऑनटू को प्रूफ करने के लिए। जितने भी इस कोडोमेन में एलिमेंट हैं, ठीक है, वो क्या होने चाहिए, सारे डोमेन भी कुछ न कुछ एलिमेंट है, उन सभी एलिमेंट के इमेज होने चाहिए, यानी किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट जरूर होने चाहिए, यानी खाली एक भी एलिमेंट इसमें नहीं होने चाहिए। ठीक है, किसके लिए, ऑनटू होने के लिए। ठीक है, ऐसा एक भी एलिमेंट इस कोडोमेन में या जेड क्रॉस जेड में नहीं होने चाहिए जो किसी न किसी एलिमेंट का इमेज ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। या यूं कहें दूसरे शब्दों में, ऐसा एक भी, अब जेड क्रॉस जेड है तो उसके एलिमेंट किस टाइप में, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के, आपको इतना मालूम है। तो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर टाइप के यहाँ पे एलिमेंट बनेंगे जेड क्रॉस जेड के, वो किसी न किसी एलिमेंट के इमेज जरूर होनी चाहिए। या यूं कहें सभी ऑर्डर्ड पेयर जितने भी जेड क्रॉस जेड के एलिमेंट हैं वो क्या होनी चाहिए, उसकी हर ऑर्डर्ड पेयर की क्या मिलनी चाहिए, प्री इमेज मिलनी चाहिए। ठीक है, तो जरा सोचिए यदि हम बात करें इसकी फंक्शन की, तो मान लीजिए हम यहाँ पे x के जगह 1 करते हैं। भाई जेड है एलिमेंट, 0 भी हो सकता है, सेट ऑफ इंटीजर है ना, नेगेटिव भी हो सकता है। सपोज करो 1 लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यानी हमें मिल जाएगा 0 1 मिल जाएगा। 2 लेते हैं
तो हमें क्या मिल जाएगा जो है 2 लेने पे हमें 1,1 मिल जाएगा, 3 लेने पे हमें क्या मिल जाएगा, यानी हमें 2,1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें इसको डोमेन में एलिमेंट को, हालांकि और भी ढेर सारे जेड क्लास जेड के कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं ना, -1,2 0,1 1,3 हम ये भी तो लिख सकते हैं ना भाई, 3,4 ये भी तो इसके एलिमेंट है जेड क्लास जेड के, है ना। तो मैं क्या इसके लिए मैं पूछूं कि 3,4 जो है ऐसा ये ऑर्डर्ड पेयर है जो किसी न किसी एलिमेंट का जो है इमेज होगा, नहीं होगा। 3,4 जो है जेड का आप चाहे जो एलिमेंट ले लीजिए, ये ऑर्डर्ड पेयर किसी भी यानी जो भी एलिमेंट है किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि 1 1 आ रहा है यहाँ पे, मैंने 4 कर दिया है। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट का ये इमेज नहीं है, या यूं कहें इस ऑर्डर पेयर का कोई हमें प्री इमेज नहीं मिलेगा। कहाँ पे, डोमेन। ठीक है, इस ऑर्डर पेयर का हमें या लिख सकते हैं सीधा सीधा कि ऑब्जेक्टिव तो है हमें सिलेक्ट करना है, यानी ऑर्डर पेयर 3,4 हैज नो प्री इमेज, हैज नो प्री इमेज इन Z, इन Z। ओके, ये दैट मीन्स ये जो है आपका क्या हो जाएगा, 1 1 तो होगा लेकिन ऑन टू नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है आपका 1 1 तो हो जाएगा मैप, लेकिन ये ऑन टू आपका नहीं होगा। ठीक है, तो यानी 1 1 इन 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, जब ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इन 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि इफ अ मैट्रिक्स A इक्वल्स टू दिस मच 3 0 0 0 3 0 0 0 3 देन A रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल्स टू। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लोग गलतियां करते हैं थोड़ी सी। इसमें क्वेश्चन में खासियत यह है, भी मैं कर रहा हूँ देखिएगा। भाई कोई आपका मैट्रिक्स A है, इसमें 3 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1। ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 3i, है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, है ना। तो अब हमें इसको देखना है कि जो इसकी जो वैल्यू ऑप्शन में है हर जगह ए दिया है, आइडेंटिटी है नहीं कहीं। ठीक है, तो अभी चाहिए क्या, पहले a टू पावर 5 लिख लेते हैं। a टू पावर 5 का मतलब क्या हो जाएगा, यानी जो है 3i टू पावर 5। ठीक है, तो इस केस में हम लोग करते क्या है, क्या जो है स्केलर क्वांटिटी बाहर आ जाएगी और आइडेंटिटी आपका क्या रहेगा, वही रहेगा। आइडेंटिटी पावर करेंगे तो, है ना, यानी 3 टू पावर 5i। ठीक, अब इस केस में देखा जाए जो 3 टू पावर 5 हो गया, यानी जो है इसकी वैल्यू कितना है 243, और ये आपका है आई। अब देखा जाए इस तरीके से इसका जो आंसर यही आना चाहिए 243 आई आना चाहिए। लोग जल्दबाजी में क्या करते हैं, इसको जो है 243 आई यानी आई को ध्यान नहीं रखते, ए को टिक करके चले जाते हैं। और ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, काफी लोगों ने गलत भी किया है। लेकिन यहाँ पे ए लाना है, ए देखा जाए तो किसके इक्वल है, वो 3i के इक्वल है। ठीक है, ए किसके इक्वल है, 3i। इसको हमें ब्रेक करना है 3 इंटू समथिंग, 3i इंटू समथिंग। तो 3i को हम लोग क्या लिख लेंगे, ए लिख लेंगे, है ना। तो इसको हम ब्रेक करेंगे, 3 इंटू समथिंग करेंगे, तो किसका है 3 इंटू जो है 3 से कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो 81 हो जाएगा, है ना। यानी 81 इंटू 3i। क्यों भाई, इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, 81 इंटू 3i ऐसा तो लिख सकते हैं ना भाई। तो अब 3i किसके इक्वल है, ए की इक्वल है। इट मीन्स ये क्या है 81 इंटू ए, यही आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देखिए ये गलती इस तरीके से ऑप्शन को, जो पेपर सेटर होते हैं ऑप्शन किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, जरूर कुछ न कुछ गलतियां करने पे वो ऑप्शन जरूर मैच कर जाएगा। यही अच्छे पेपर की खासियत होती है। ठीक है, तो आपका सेकंड, हाँ ये भी आंसर हो सकता था, जरूरी नहीं आप यदि 243 आई होता है यही आपका जवाब से, लेकिन आई के फॉर्म में कोई भी ऑप्शन में दिया ही नहीं है, ए के फॉर्म में है ना। तो ये इसका यानी करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए करेक्ट इफ f is a map from R to R be given by fx equals to this much 3 minus x raised to power 3 and whole to the power 1 by 3 then f of x is given by this much। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये भी टीजीटी पीजीटी और जीआईसी में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, कि आई थिंक केवीएस में भी एक बार आया। ठीक है, और ये क्वेश्चन क्यों आया, क्योंकि एनसीईआरटी के क्लास 12 की बुक में क्वेश्चन गिवन भी है। ठीक है, तो देखिए खास बात है जो केवीएस वगैरह के क्वेश्चन पेपर बनते हैं ना, ज़्यादातर एनसीईआरटी के क्वेश्चन को जरूर उठाते हैं। ठीक है, केवीएस के हुआ या एनवीएस के हुए, और खासकर जीआईसी का हुआ।
ये जो एग्ज़ाम है खासकर KVS और NVS और GIC, ठीक है, GIC हुआ, LT ग्रेड हुआ, यानी लोक सेवा आयोग जो कराती है, ये सब जो है NCERT के क्वेश्चन को खूब उठाते हैं, ठीक है। तो उसी का क्वेश्चन है, क्लास 12 में दिया भी है NCERT में क्वेश्चन। निकालते हैं, सिंपल है लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग लोगों को लगता है। तो हमें निकालना क्या, एफ ऑफ एक्स। तो कंपोजिशन ऑफ मैप का डेफिनेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, तो ये एफ ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, है ना भाई। अब एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ये डिफाइन है ऑलरेडी, क्या है 3 माइनस एक्स क्यूब और होल टू द पावर 1/3, ठीक। इसको यदि आपको डाउट हो तो इसको आप टी भी मान सकते हैं अपने आसानी के लिए। आपको चीज़ें थोड़ी कन्फ्यूजिंग लगती है, इसको आप क्या करेंगे, टी मान लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज दिक्कत नहीं है तो ऐसे भी कर सकते हैं। अब यही चीज़ हम फिर रखेंगे एक्स की जगह पे, है ना। यानी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स के प्लेस पे क्या है, यानी 3 माइनस एक्स क्यूब एंड ये होल टू पावर 1/3, और फिर पावर क्या है 1/3 फिर रखेंगे, एक्स क्यूब है ना भाई। ये देखिए 3 माइनस 3 लिखा हमने, फिर माइनस एक्स क्यूब, एक्स हुआ, एक्स की पूरी पूरी ये वैल्यू है, फिर इसका क्यूब, है ना, फिर इसका क्यूब, फिर होल का क्यूब, होल का 1/3 ये, ठीक। यानी यहाँ से मिलेगा क्या, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में थोड़ा डिफरेंस कर दे तो आपको चीज़ें समझ थोड़ा और आए। इसको हम कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं और फिर बाहर जो है डीप ब्रैकेट कर देते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा और क्लियर रहेगा, ठीक। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये 1/3 है, फिर 3 है, दैट मीन सिंपली क्या हो जाएगा, 3 माइनस एक्स क्यूब होल टू द पावर 1/3 तो रहेगा। हम माइनस को अंदर करेंगे फिर प्लस हो जाएगा, यानी 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और +3 और एक्स क्यूब टू होल टू द पावर 1/3, और यहाँ पे सिंपली क्या मिल जाए, एक्स। यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट जवाब हुआ यानी एक्स। तो ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हम बड़ा वीडियो नहीं करते क्योंकि आपको देखने में भी थोड़े से आप बोर हो जाते हो, और क्वेश्चन तो हम लोग सफिशिएंट कर ही देते हैं लगभग आधे घंटे की वीडियो में। चलो ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं। इसी तरीके से पर डे आपको वीडियो मिलती रहेगी। ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर आप इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।